नमस्कार, जय हिंद। दिस इज बहादुर लोधी फ्रॉम फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों, ओपेक के जो नए महासचिव हैं वो एतम अल घिस बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हैतम अल घिस ने किसको रिप्लेस किया है। दोस्तों, इन्होंने मोहम्मद वर्किंडो की जगह ली है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ओपेक की। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसको हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये ऑस्ट्रिया के वियना में है। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 13। ठीक है, और नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो हैतम अल घिस जो हैं इसके नए महासचिव बन गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसको नियुक्त किया है। दोस्तों, नए विदेश सचिव जो हैं ये कौन बने हैं? दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? हर्षवर्धन श्रृंखला को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो हर्षवर्धन श्रृंखला की इन्होंने जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस इंडियन म्यूजिक कंपोजर को न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2022 में इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं, उनका नाम है रिकी केस और इनको न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। और ये अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह जो है ये कब आयोजित किया गया था? तो 1959 को। ठीक है, और वर्ष 1958 के लिए कलाकारों की संगीत उपलब्धियों को सम्मान करने के लिए ये 1959 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की किस संगीतकार को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2022 में भारतीय मूल की संगीतकार हैं, उनका नाम है फाल्गुनी शाह। ठीक है, और इनको बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और दोस्तों, इनको किस एल्बम के लिए अवार्ड मिला है? दोस्तों, इनको एक कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, एक कलरफुल वर्ल्ड एल्बम के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हंगरी में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता। दोस्तों, हंगरी देश में और लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जो है ये किसने जीता है? दोस्तों, विक्टर ऑर्बन ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है हंगरी देश की, तो हंगरी देश के बारे में हम जान लेते हैं। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। इसकी करेंसी है फोरेंट। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, कैटलिन नोवाक यहाँ की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और कैटलिन नोवाक जो हैं ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हाल ही में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि कैटलिन नोवाक जो हैं ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं लगातार चौथी बार? दोस्तों, विक्टर ऑर्बन जो हैं ये लगातार चौथी बार हंगरी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक बिग अपडेट देना चाहता हूं, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, इसी प्रकार से इस ई बुक के अंदर करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। इस करंट अफेयर्स में आपको एक तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सभी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल वाइज यहाँ पर तैयार किया गया है। और इसके बाद में जो पूरे साल के एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में एमसीक्यू को तैयार किया गया है इस ई बुक के अंदर। तो यदि आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, तो आप हमारी इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमारी ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें कि ये 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज जो है ये मुंबई से ब्रिटेन के लिए चला था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया था, दोस्तों पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये 1964 को मनाया गया था, ठीक है। और इस साल यानी कि 2022 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम क्या रही, तो कोविड-19 से परे सतत शिपिंग जो है इसकी थीम रही थी, ठीक है। तो थीम भी आपको याद रखना है क्योंकि थीम भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम बताइए जिसे WHO ने अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक बताया है। दोस्तों अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जो है ये आ गया है। इस वेरिएंट का नाम क्या है? XE जो है इस वेरिएंट का नाम है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन का ये एक नया वेरिएंट है, इसका नाम है XE, ठीक है, जो ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट से 43% ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। और दोस्तों इसका पहला केस देखने के लिए कहाँ पर मिला था, तो ब्रिटेन के अंदर इसका पहला केस देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मेघालय के किस वृक्ष को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो देखो दोस्तों एक मेघालय का ब्रिज है, ठीक है, उस ब्रिज का नाम क्या है? दोस्तों उस ब्रिज का नाम है लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। रूट आप लोग समझ पा रहे होंगे और फोटो में देख भी पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये जो हमारे पेड़ों की रूट होती हैं, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, इनके माध्यम से ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। इसमें ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार से ब्रिज यहाँ पर बन जाता है। और दोस्तों ये ब्रिज कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है, ठीक है। और इन्हीं ब्रिज को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? दोस्तों थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ प्रथम राज्य का जो पुरस्कार है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम डिटेल की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मार्च 2022 को थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड वितरित किए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ स्टेट में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। और द्वितीय स्थान पर ये पुरस्कार किसको दिया गया? राजस्थान को। और तीसरा स्थान रहा है तमिलनाडु का, ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ जिला का और उत्तर क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने कैच दी रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। ये अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत है? दोस्तों कैच दी रेन अभियान, ये जो अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम डिटेल की बात करें तो कैच दी रेन अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो वर्षा का जल होता है उसका संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति अभियान कैच दी रेन अभियान की शुरुआत की थी। और इस साल इसकी शुरुआत किसने की है? तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने की है, ठीक है। और वर्तमान में यदि हम बात करें कि ये जो अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे केंद्रीय? तो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और इसके नए महानिदेशक न्यू डीजी जो हैं ये डॉक्टर एस राजू बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के पूर्व सीएम बीबी गुरंग का मार्च 2022 को निधन हो गया? दोस्तों बीबी गुरंग जो हैं ये किस राज्य के एक्स सीएम थे? दोस्तों ये सिक्किम के एक्स सीएम थे और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अच्छा ये सिक्किम के कौन से नंबर के सीएम रहे? दोस्तों ये सिक्किम के तीसरे नंबर के सीएम रहे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित हुआ है। दोस्तों इस साल वरुण अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो 20वां संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक है। और ये जो वरुण अभ्यास है इसका आयोजन किया गया अपने देश भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कोई भी सैन्य अभ्यास हो, वहाँ से 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक तो ये पूछा जाता है कि इसका आयोजन जो है किस किस देश के बीच में होता है, तो वरुण का आयोजन होता है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। दूसरा क्या पूछा जाता है, संस्करण, तो इस साल इसका कौन सा संस्करण था, 20वां संस्करण था, ठीक है। तीसरा पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ये अरब सागर में किया गया। कहाँ पर, अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो अभ्यास है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 1993 से इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी। याद रखना इन सभी फैक्टों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मेराई से नितिन गडकरी संसद पहुंचे हैं, इसे किस कंपनी ने बनाया। दोस्तों ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है, ठीक है, इस कार का नाम क्या है, तो इस कार का नाम है मेराई, ठीक है। और इसी को लेकर जो हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इसको लेकर ये संसद पहुंचे थे। फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बन सकती है। कार का नाम क्या है, मेराई कार का नाम है। और इसको किस कंपनी ने डेवलप किया, दोस्तों इसको टोयोटा कंपनी ने डेवलप किया। किस कंपनी ने, इसको टोयोटा कंपनी ने डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है ये पीवी सिंधु ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की यदि हम बात करें तो पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के वेसल में आयोजित स्विस ओपन सुपर 30 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बोचानन ओगबा मरुगफान को हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर बना है। तो देखो दोस्तों, दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर जो है ये बन गया है मुरादाबाद। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में ध्वनि प्रदूषण का यदि हम डेसिबल में काउंट करें तो मुरादाबाद का जो ध्वनि प्रदूषण है ये कितने डेसिबल है, दोस्तों ये 114 डेसिबल है, ठीक है, ये 114 डेसिबल है। नेक्स्ट वन की बात करें तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर हैं। दोस्तों यूएनईपी की एक एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में जो प्रदूषित शहरों की सूची है, इस सूची में भारत के 5 शहर हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पूरी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हाल ही में यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसने एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 5 ध्वनि प्रदूषित शहर हैं। इन 5 ध्वनि प्रदूषित शहरों में मुरादाबाद पहले स्थान पर है भारत में, ठीक है, 114 डेसिबल यहाँ पर ध्वनि प्रदूषित होती है। कलकत्ता दूसरे स्थान पर, दिल्ली तीसरे स्थान पर, जयपुर चौथे स्थान पर और आसनसोल जो है ये 5वें स्थान पर है। और यूएनईपी की रिपोर्ट में दुनिया के 61 शहरों को स्थान दिया गया है। और दोस्तों बांग्लादेश की जो राजधानी है, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसको सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है ढाका। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है, तो अपने देश का मुरादाबाद है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन सा शहर है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो है ये पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। तो याद रखना सारे फैक्ट इस के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और इसके जो न्यू डीजी हैं ये गिलबर्ट होंगबो बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ILO की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
हिंदी में हम इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि न्यू डीजी कौन बने हैं, तो गिलबर्ट एफ होंगवो बने हैं। और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं, तो ये 11वें नंबर के डीजी बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा की है। दोस्तों एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा की है पहली बार किस राज्य ने, तो मध्य प्रदेश ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो जो एशले बार्टी हैं इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों एशले बार्टी, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और अब तक इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, और कौन कौन से इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो इन्होंने अब तक 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। एक तो फ्रेंच ओपन 2019, दूसरा विंबलडन 2021, तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस टर्म से जुड़े हुए हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हर साल विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 2022 में इसकी थीम क्या रही, तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स जो है इसकी थीम रही। और दोस्तों टीबी के अन्य नाम क्या हैं, तो इसको टीबी कहा जाता है, इसको क्षय रोग, इसको यक्ष्मा और इसको तपेदिक कहा जाता है। ठीक है, तो 4 नामों से इसको जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व यक्ष्मा दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और ये जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। और दोस्तों इस बीमारी में क्या होते हैं, तो जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, वो डैमेज होते हैं। और जो टीबी होता है, ठीक है, इसकी इलाज के लिए हम कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवाई है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का हम टीबी के लिए इलाज में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों क्लासिकल विंड इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस राज्य का इंस्ट्रूमेंट है, दोस्तों ये तमिलनाडु का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को कुंभकोणम के पारंपरिक जो ग्रामीण कारीगर होते हैं तो इनके द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई आरसी लाहोटी का हाल ही में निधन हो गया है। वह भारत के कौन से नंबर के सीजेआई थे, दोस्तों आरसी लाहोटी। इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। और ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के भारत के न्यायाधीश थे, दोस्तों ये 35वें नंबर के न्यायाधीश थे। और यदि हम डिटेल की बात करें दोस्तों हाल ही में भारत के 35वें नंबर के सीजेआई का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये मध्य प्रदेश के गुना जिले से बिलोंग करते थे। और ये और यदि हम बात करें कि भारत के वर्तमान में सीजेआई कौन है, तो एन.वी. रमना है। और ये कौन से नंबर के सीजेआई हैं, तो दोस्तों ये 48वें नंबर के सीजेआई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ का पदभार कौन संभालेंगे। दोस्तों भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ का पदभार संभालेंगे, इनका नाम क्या है, दोस्तों मनोज पांडे इनका नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, मनोज पांडे जो हैं ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभालेंगे। और दोस्तों मनोज पांडे किसको रिप्लेस करेंगे, मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि एम नरवणे को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में अर्थशास्त्री डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश के
नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दोस्तों इन्होंने इस पद के लिए के सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। आपको बताना है कि किस राज्य की सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप चाहें तो हमारी ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। ई बुक की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।